इंट्रोडक्शन ऑफ एआई और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड एप्लीकेशंस, डेटिंग एप्स, ऑल दीज थिंग्स आर। क्या ऐसा कोई केस आया आपके पास जहाँ पे किसी इंसान ने सफ़र किया बिकॉज ऑफ डेटिंग ऐप? कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें कपल्स डेटिंग ऐप के थ्रू मिले, वो फिर शादी हो गई 2 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में डिवोर्स हो गई। किसी व्यक्ति के साथ कोई एक्सटॉर्शन हुआ या उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। अब फोटोज क्यों भेजी, ये सोचने वाली बात है। चलिए, यहाँ तक भी कोई ऑफेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फोटोज वैसी भेजी जो बहुत ही एक्सप्लिसिट थी, बहुत ही बोल्ड थी। बंदे की जान चली गई सिर्फ एक छोटे से गलती के कारण। उसकी इंटायर लाइफ सेविंग जितनी भी उसने अपने बैंक में करी थी। एक कॉमन मैन के पास कितना होता है बैंक में, कितना पैसा होता है? 30-40 लाख, 50 लाख, बस सारे साफ हो गए। वीडियोस को मॉर्फ करके एआई के थ्रू उसको यूज किया गया फॉर पब्लिसिटी और व्हाटएवर, आई डोंट नो। एक साइबर हैबिट जो किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। एक हैबिट है लोगों में, मतलब सोशल मीडिया में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। वो आई थिंक वो ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हैं आज कमलेश आनंद सर, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और कई सारे हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ रिनोन सोशल एक्टिविस्ट जो कि कई सारे प्रो बोनो केसेस लेते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इन पब्लिक वेलफेयर। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू शरद, थैंक यू वेरी मच। सर, टू बिगिन, सबसे क्रेजी और सबसे ज़्यादा विचित्र केस जो आपने ऑब्जर्व करा या जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा अभी तक का, वो कौन सा रहा है? सबसे क्रेजी तो मेरे ख्याल से एक केस था जिसमें फादर और डॉटर लड़ रही थी। डॉटर वाज जस्ट ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और गलती फादर की थी। ही वाज वेरी फुलिश डंकार्ड, और उसके रिटेलिएशन में डॉटर कुछ बोल रही थी उस फादर को, एंड द फादर वाज रिकॉर्डिंग इट। अब तक कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट देन व्हाट फादर डज, इट वाज सरप्राइजिंग। ही पब्लिश्ड इट इन द गूगल, इट इन यूट्यूब एंड अदर सोशल नेटवर्क। उसके कारण दैट गर्ल बिकम सो वनरेबल, सो पिटी दैट उसके स्कूल वाले, उसके ट्यूशन वाले, उसके कलीग्स, उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स, सबको ही उसको बुली करने लगे, सबको उसको स्ट्रेंज नज़रों से देखने लगे। बट कैन यू इमेजिन, एक छोटी सी बच्ची के लिए, 10वीं की बच्ची के लिए कितना बड़ा एक ट्रॉमा होगा एक। ट्रॉमा। और फादर ने किया। मेरे को उसको रिमूव कराने के लिए कई पिटिशन डालने पड़े, और फादर कर रहा है। फादर कर रहा है तो रिमूव फाइनली हो गया वो। सो रिमूव, यस। काफी क्रेजी, आई मीन फादर ने बच्चे के साथ ऐसा करा। एंड दैट इज अ साइबर क्राइम। ही वाज under the impression that he is doing something great, ग्रेट समथिंग but that's a crime. क्राइम। तो फिर क्या फायदा, फादर को पनिशमेंट भी मिली इसमें? वो मैं डिटेल्स आपको इस वक्त नहीं बता सकता, क्योंकि दैट इज मैटर ऑफ ट्रायल। ट्रायल्स, the case is still going. But then yes, the website contents have been removed, that the video have been removed. सर, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग साइबर लॉ 15 साल से, काफ़ी 15 साल से ज़्यादा हो गए आपको, 18 साल इनटू प्रैक्टिस। Exactly, yes. सर, तो 18 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है, आपने जब प्रैक्टिस करना शुरू करा होगा उस समय क्रिमिनल लॉ, ये हमेशा फैशन में रहा है, एवरीवन वांट्स टू बी क्रिमिनल लॉयर। तो व्हाई डिड यू चूज टू बिकम और चूज टू स्पेशलाइज इन साइबर लॉ? Well, I choose because cyber law is not very much aloof from the criminal law. They are interconnected. They are joined. Cyber crime is not a crime of any other world. It's a crime. It's a crime. So it's a criminal law only. So my interest in criminal law was already there. And when I see such cases are blooming, and there is a real dearth of people who practice criminal cyber law and who understand cyber law,
प्रैक्टिस तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी कर रहे हैं, केस मिल जाते हैं, कर भी रहे हैं, बट रियल में उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, व्हाट आर द कोड्स, हाउ दे आर यूज्ड, हाउ दे आर कॉपीड, वेदर दे आर ऑफेंसेस और नॉट, ये लोगों को पता नहीं है। पता नहीं। तो इसलिए इंटरेस्ट बढ़ता गया, केसेस आते गए, फिर आपने इसको प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता हूँ। आपके व्यू में पिछले 4-5 साल में साइबर लॉ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, साइबर लॉ के केसेस, एवरीबॉडी नोज दैट्स अ डिजिटल वर्ल्ड नाउ, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड एप्लीकेशंस, dating apps, all these things are just blooming in a fragment of second. Like every day there is some new apps, there is some new advancement in technology. So therefore cyber laws के cases भी बढ़ते जा रहे हैं, crimes भी बढ़ते जा रहे हैं, crimes बढ़ते जा रहे हैं तो of course cases बढ़ेंगे, cases बढ़ेंगे तो of course आपके पास आएंगे कुछ क्वेश्चंस, आपके पास भी आएंगे कुछ लीगल डिफिकल्टीज आपके पास आएंगे। सो इसलिए because of advancement of technology, cyber law and cases are increasing. सोशल मीडिया का क्या कितना रोल है इसमें? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया के कारण ही, सोशल मीडिया एंड दीज एप्स, स्पेशली नाउअडेज डेटिंग ऐप्स पे बहुत बात हो रही है आजकल। डेटिंग एप्स पे बहुत बात हो रही है। तो इसमें क्या आपके हिसाब से डेटिंग ऐप्स कितने सेफ हैं, कितने अनसेफ हैं? और क्या ऐसा कोई केस आया आपके पास जहाँ पे किसी इंसान ने सफ़र किया बिकॉज़ ऑफ डेटिंग ऐप? डेटिंग ऐप के कारण बहुत सारे केस मेरे पास आए, समथिंग रिलेटिंग टू डेटिंग ऐप और डेटिंग ऐप के थ्रू उन लोगों को इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने तो कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें कपल्स डेटिंग ऐप के थ्रू मिले, वो फिर शादी हो गई और 2 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में डिवोर्स हो गई। प्रॉब्लम डेटिंग एप्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आप कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं उस पे, जिसको आप सडनली एक बार मिले ऑन ऐप, जिनको आप फिजिकली नहीं जानते, जिनका बैकग्राउंड आपको नहीं पता, जिनके फैमिली के बारे में आपको नहीं पता, जस्ट बिकॉज यू हैव सीन द प्रोफाइल एंड यू लाइक दैट प्रोफाइल, आप लोग मिल ले और शादी कर ली। तो इट्स अ डेंजरस प्लेस। और उसमें फ्रॉड भी तो बहुत होता है ना, मतलब मैंने देखा है, कुछ न्यूज़ ही मैंने पढ़ा है इनफैक्ट, कि जहाँ पर प्रॉब्ली किसी ने, लड़के ने लड़की को बुलाया, लड़की ने लड़का को बुलाया, एंड देन उसके बाद दे यूज इट फॉर एक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन जिसको कहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शरत। इनफैक्ट मैंने एक केस किया था जिसमें इट्स अ वेरी पिटिएबल सिचुएशन और मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स आर बीइंग इविक्टेड। उसमें क्या हुआ था, उस केस में एक लड़की ने एक लड़के से किसी एक ऐप में बात की। आई डोंट वांट टू डिवल्ज द नेम बिकॉज दैट विल सो उस ऐप में लड़के ने बताया अपने आप को कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं अनमैरिड हूँ एंड आई विल वी विल हैव ए टॉक, वी विल हैव ए मीटिंग, डेट्स। वो लोग डेट्स पे गए और बाद में पता चला लड़की को कि ही इज ए मैरिड, ही इज हैविंग children also. So she regretted her decision. How would you know that somebody is saying that he is unmarried or married and not divulging the correct detail in the social welfare? That's the danger. डेंजरस थिंग। पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है बैकग्राउंड के बारे में। Natural. और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप पे तो इंसान अपना बेस्ट चीज़ ही बताएगा। एवरीवन डज दैट। That's the problem. That's the problem. सब कोई अपनी फेक प्रोफाइल बनाया हुआ है, इवन नाम गलत, एज गलत, चेहरा भी जो डाला हुआ है वो भी फिल्टर्ड है। तो इट्स अ फेक वर्ल्ड।
The social media is a fake world altogether. Very rarely you will see a genuine people there with a genuine modus, with a genuine face, with a genuine cause. सर हम बिकॉज लॉ एक ऐसी डिसिप्लिन है ना जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। तो फॉर द यंगस्टर्स क्या बताएंगे कि कौन सी ऐसी डेली की चीज़ें हैं जो वो करते हैं बट वो इलीगल है एंड दे शुड बी अवेयर अबाउट इट। देखिए, बहुत बहुत ही कॉमन चीज जो हर लोग करता है, हर 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 इंसान कर रहा है आजकल, बट किसी को पता नहीं है कि वो इलीगल है। एक सबसे कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूँ। आप एक वीडियो बना रहे हैं, एक शॉट बना रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में आपने कोई म्यूजिक एडिट करके लगा दिया। दैट म्यूजिक और दैट सॉन्ग कैन बी ए कॉपीराइट सॉन्ग, दैट मे बी ए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ कॉपीराइट which may lead you to the jail. There is 3 years of imprisonment. अगर एक 3 years of imprisonment for this kind of offense. अगर बस एक सॉन्ग हमने बैकग्राउंड में लगाया Correct, yes. 3 साल की सजा हो सकती है। हो सकती है, but we are doing it so frequently. Every other day we see a video or we see a shot with some song playing at the background. This is an infringement, but nobody knows it. लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं। व्हाट एल्स और क्या कॉमन चीज़ें होती है जैसे कि मैं जब कुछ समय पहले तक मुझे मूवी डाउनलोड करने की आदत थी, मूवी डाउनलोड करके मैं देखता था। तो मूवी डाउनलोड, yes, you are right. मूवी डाउनलोड करना फ्रॉम ए वेबसाइट और फ्रॉम टॉरेंट। टॉरेंट से ही करते थे। टॉरेंट, हाँ, बहुत साल तक बहुत लोगों का ये एक फैशन था मूवी डाउनलोड करके देखने का, जो मिल भी जाता है टॉरेंट में बहुत इजीली, फ्री में। वो दैट्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट और दैट्स ए पनिशेबल ऑफ। कितनी सजा है उसमें? उसमें भी 3 साल 2 साल की सजा, 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल। और सजा तो छोड़िए, उसमें पनिशमेंट ये भी है, चार्जेस भी लगेंगे आप पे। अच्छा, और कितने हैं वो 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए। 5 लाख तक जाते हैं, 10 लाख तक जाते हैं इन सम ऑफेंसेस। For the first time offenses it's like 50,000, second time it's 1 lakh, third time it may increase with each offense you do. It's like that. Similarly आप जैसे टॉरेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, उसी तरह का आप मूवीज एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, या नेहरू प्लेस से जाके कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर खरीद लेते हैं, वो खरीद लिया, वो सॉफ्टवेयर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट जेन्युइन सॉफ्टवेयर, वो भी इलीगल है। बहुत इलीगल है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अदरवाइज कंपनीज विल sue me that you knew that, why didn't you tell us। ऐसा क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करना इज एन ऑफेंस, अगेन उसमें भी 2-3 साल की सजा होती होगी। बिल्कुल। There are so many famous companies, and I think that these companies also know that people are using it like anything. विंडोज का तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मुझे लगता है इंडिया में 70-80% लोग क्रैक्ड वर्जन ही यूज करते हैं, फ्री वाला। You should not use Ubuntu. कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मीम्स है ना, रोस्टिंग, ट्रोलिंग। अभी जो टर्म्स है ना, लोगों को कई बार उसमें मज़ा आता है। मीम्स हम देखते हैं, बहुत मज़ा आता है मूवी के मीम्स। फिर कुछ लोग रोस्ट करते हैं दूसरे को। हमने देखा रोस्ट अभी बहुत चल रहा है। अब कुछ रोस्ट में तो कुछ लोगों का दुकान ही बंद हो गया। एंड वी नो व्हाट आई मीन। एंड देन ट्रोलिंग। फिर लोग एक ट्रोल करने लगते हैं किसी भी फिल्म पर्सनालिटी को, क्रिकेटर को ऑनलाइन, कि लेट अस सपोज कोई क्रिकेटर है और अच्छा नहीं खेलता है, अच्छा नहीं खेल रहा है, तो उसकी पूरी फैमिली को ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर आए थे इसलिए वो अच्छा नहीं खेल रहा है उस गेम में। सो व्हाट इज दैट थिन लाइन बिटवीन दीज थ्री, मीम्स, ट्रोलिंग एंड रोस्टिंग, और कहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है? See, Sharad, thing is that
Some memes are very fun. Some memes are satirical. Some memes are really hurting. Similarly with roasting, people just roast it for fun. Your question is very relevant. Where is the difference? Which is the line? There is thin line. There is very thin line. That thin line is the intention. Mens rea, as we would say in criminal law, in other laws also. Where there is an intention to defame somebody. When there is an intentionally hurting somebody with the motive that his goodwill will be affected, then there is a problem. But if it's done with simple fun for fun, then it's okay. Intention has to be seen. The intention has to be seen in every such cases. अगर इंटेंशन है टू ब्रिंग हार्म टू द अदर पर्सन, किसी भी तरीके से डिफेम करना, चोट पहुंचाना इमोशनली, तो उस समय हम उसको क्राइम में लेंगे. अगर इंटेंशन नहीं है Correct. तो शायद वो क्राइम के डेफिनेशन में नहीं आएगा. दिस इज व्हाट आई हैव. That is very thing. ठीक है. अगर मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा मीम शेयर कर दिया जिसमें इसका इंटेंशन तो डिफेम करने का नहीं था, मजाक उड़ाने का नहीं था, पर सामने वाला बहुत सारा उसको लग रहा है कि उसका मजाक उड़ गया है, ही और शी इज हर्ट. अब क्या वो क्राइम के डेफिनेशन में आएगा या नहीं? जैसे मैंने बोला कि एक बहुत बहुत ही थिन लाइन है इसमें डिफरेंशिएट करने की. तो लॉ में एक कहावत है, अगर एक जनरल पर्सन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में भी सेम फील करता तो वो क्राइम होता. बट अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप सेंटिमेंटल हो, तो आपको ऑफ कोर्स कुछ हर्ट कर सकती है. बट एक जनरल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर हम उस लॉ को फिट करके देखते हैं. हर सर्कमस्टेंसेस को एक हम स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के अंदर नहीं डाल सकते. तो एक जनरल पर्सन इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, इन द सेम फ्रेम ऑफ थिंग्स, अगर वो हर्ट होता तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इस पे भी वो लागू होगा. बट अगर आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो मेरे ख्याल से वो ऑफेंस नहीं है. ओके. अगर कोई भी कॉमन इंसान हर्ट हो जाता है ऐसी चीज से, तो शायद वो आएगा क्राइम का डेफिनेशन में. किसी तरीके से नहीं होता है तो फिर क्राइम नहीं. सेम गोज विथ फेमस पर्सनैलिटीज. जैसे मिस्टर एक्स इज ए वेरी फेमस पर्सनैलिटी. उसकी आवाज को हमने कॉपी कर लिया इन ए मेम और इन फनी वे. तो वो फेमस पर्सनैलिटी XYZ may get hurt, but my intention is not there. So there is a very thin line. But then when there is a personality rights of that person XYZ, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी राइट अगर हर्ट हो रही है और उसकी पर्सनैलिटी राइट ने उसके इन्फ्रिंज हो रही है, तो he may file a case against that infringer. नो मैटर आपका इंटेंशन क्या था, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए. इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. आपका इंटेंशन भले ही अच्छा हो, फिर भी अगर आपने इन्फ्रिंज किया है उसके राइट्स को, उसकी पर्सनैलिटी राइट्स को, जैसे उसका आवाज़ बहुत अच्छा है, एक कोई टर्म वो यूज़ करता है, वो बहुत कैची है, मूवीज़ में वो बहुत फेमस है, वो टर्म सिर्फ वही बंदा यूज़ करता है, जैसे झकास. वी नो हु यूज इट. तो कोई और पर्सन उसी लहजे में उसको यूज कर रहा है दैट वर्ड झकास, तो इट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी राइट. इट्स हिज पर्सनैलिटी. अभी एक फेमस इन्वेस्टर कम
एंटरप्रेन्योर यस जो है उन्होंने एक वर्ड दोगलापन को उसका ट्रेडमार्क कराया है, बिकॉज वो बहुत यूज करते थे। शार्क टैंक में बहुत जी फेमस जी एंटरप्रेन्योर है, जी 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 तो समथिंग लाइक दैट। उन्होंने बुक भी लिखी है दोगलापन। सर कुछ कोई रियल केसेस आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर साइबर लॉ इन्वॉल्व था, किसी व्यक्ति के साथ कोई एक्सटॉर्शन हुआ, या उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ बिकॉज ही और शी डिड नॉट फॉलो द लॉज, और ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉज एक्चुअली। तो वुड यू लाइक टू शेयर सच अ केस? देखिए एक केस मेरे जहन में आ रहा है। ऑफ कोर्स नाम तो मैं डाइवर्ज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स उसमें क्या हुआ था कि एक लेडी ने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ोन किया मोबाइल पे और बोला कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और इसी के मद्देनज़र मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसी के मुताबिक आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उसने एज ए सिंपल दिया कि हाँ भाई कोई जॉब एस्पायरेंट होगी। उसने अपने डिटेल दिया कि ठीक है अपनी सीवी भेजो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो उस लेडी ने क्या किया कि सीवी तो भेजी, साथ साथ अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी। अच्छा। अब फ़ोटोज़ क्यों भेजी, हम्म। ये सोचने वाली बात है। चलिए यहाँ तक भी कोई ऑफेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़ोटोज़ वैसी भेजी जो बहुत ही एक्सप्लिसिट थी, बहुत ही बोल्ड थी, बहुत ही एक्सपोजिंग थी। और उसके साथ साथ ये भी भेजा कि मैं तो बहुत जिम करती हूँ, मैं तो पार्ट टाइम मॉडल भी हूँ, नॉट दिस ओल्ड चैप गॉट अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड। तो फिर बातें होने लगी, जॉब की बात तो बाद में हो गई। अब वैसी बातें होने लगी, एक दो दिन की ही बात है। तो उसने बीच में ये बोला कि मैं वाइन, आई लाइक वाइन, तो मुझे वाइन में इंटरेस्ट है, मैं जिमिंग करती हूँ और स्विमिंग करती हूँ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अपना फ़ोटो भेज दिया और एक नहीं कई ढेरों फ़ोटो भेजे। वीडियो कॉल्स पे बातें होने लगी, एक दो दिन की ही बीच की बात है। सो दिस मैन गॉट, थोड़ा सा भटक गए साहब, भटक गए तो बातें होने लगी। ड्यूरिंग द डिस्कशन एक दिन में ऐसी बात हुई कि चलो हम लोग रात में वीडियो कॉल करेंगे, अभी तो थोड़ा हम बिजी हैं, आप भी बिजी हो, आप लोग अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लेते हैं। रात में वीडियो कॉल हुआ। वीडियो कॉल में दिस लेडी सेट, मैं स्ट्रिप कर रही हूँ, आप भी स्ट्रिप करो। और वीडियो कॉल के में ही ये बात चल रही है। लड़के ने भी बोला हाँ ठीक है, मेरे को भी देखना, आप भी देखो। सो लड़का नहीं, वो 60 साल का, 60 साल का। तो व्हाट हैपेंड उस वीडियो कॉल के दौरान, 10 सेकंड या 15 सेकंड का वीडियो होगा जब लड़की स्ट्रिप कर रही है। तो लेकिन उसके बाद उसने अपना वीडियो ऑफ कर दिया और ही कंटिन्यूड, और सारा मोमेंट उस महिला ने कैप्चर कर लिया। जो बातें मैं बता रहा था कि बातें हुई बीच में, इसके पहले की बात, उसके दौरान इस इंसान ने अपने फेसबुक प्रोफाइल जिससे शेयर की, एक सोशल वेबसाइट की प्रोफाइल शेयर की, और अपने फ्रेंड्स लिस्ट शेयर कर दिए, अपने रिलेटिव्स के लिस्ट शेयर कर दिए, जो इंडस्ट्री में उसके पार्टनर्स हैं, उसके दोस्त हैं, उसके कलीग्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके नेबर्स हैं, सबकी लिस्ट पहुंच गई उन महिला के पास। उसमें से कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आया महिला की तरफ से, कई लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। कॉमन फ्रेंड्स की शायद कैटेगरी होती है उसमें कोई, तो कई लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब क्या हुआ, इस महिला के पास कितना डेटा है उस आदमी के बाद, अब आप सोचो। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस मैं आपको बता रहा हूँ, कितना डेटा है उसके पास, बदनाम करने के लिए काफी। काफ़ी है ना, यही मैं बोला। इसके दौरान, अब जो ये मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, वो उस दौरान वीडियो में इसकी एक्टिविटी तो कैप्चर हो गई और अपनी एक्टिविटी उसने बीट कर दी। अब ये
वीडियो एक्सप्लिसिटली उस महिला के पास है। उस महिला ने इस आदमी को रात में वो वीडियो भेजा और बोला कि अभी तुरंत 10 लाख या 10 लाख कुछ भी रहा होगा उस टाइम, हार्डली रिमेम्बर, मेरे को करो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे वो सारे फ्रेंड्स को चली जाएगी, सारे रिलेटिव को चली जाएगी, सारे नेबर्स को चली जाएगी, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के तुम्हारे नोन को चली जाएगी 2 सेकंड के अंदर। इट्स ए मैटर ऑफ क्लिक। अब आप समझिए भाई साहब वो कितना एफर्ट होगा, कितना उसकी माइंडसेट आप सोच के देखिए। एक बंदा 60 साल का जिसने अपनी पूरी कमाई, जिसका अपना पूरा गुडविल इसी पे बेस्ड है कि वो कितना अच्छा बंदा है, या जो भी अच्छा है खराब है जो भी है, बट उसकी कुछ गुडविल है सोसाइटी में, अपने फ्रेंड एटलीस्ट अपने फैमिली में तो है ही। दिस पर्सन कमिट सुसाइड। कैन यू बिलीव इट? न्यूज़पेपर में भी आया था। काफी सैड। This is just an example of how big a cyber crime can be. How big a cyber crime can be. आप सोच के देखिए, एक बंदे की जान चली गई सिर्फ एक छोटे से गलती के कारण। जो आपका प्रश्न था मैं उसी पे आ रहा हूँ कि क्या गलती करते हैं लोग, आपका ही प्रश्न था ना शायद। तो ये एक गलती थी उसकी। He just trusted a unknown person, an unknown lady. एक बंदे ने, वो भी ओल्ड चैम्प थे, 50 अराउंड 50-55। अब आपको तो पता ही है कि आपके फादर या मेरे फादर कितने टैक्स हैवी है, बहुत कम। वो 50-60 के जनरेशन वाले वो टैक्स हैवी है नहीं, उनको ईमेल भी हार्डली यूज करना आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, नॉट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। तो उन्होंने अपना एक नया फ़ोन खरीदा, भाई साहब ने, मिडिल क्लास पर्सन। फ़ोन खरीदते टाइम बैंकिंग ऐप के बारे में उनको पता चला। ऑफ कोर्स ये कॉमन नॉलेज तो है ही, बैंकिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत कन्वीनियंट हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, कन्वीनियंट होता भी है, कन्वीनियंट है भी। उन्होंने बैंकिंग ऐप डाउनलोड किया और वो वर्क नहीं कर रहा था, कुछ ओटीपी वगैरह का चक्कर था, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी टाइम जब फ़ोन डाउनलोड होता है, जब नया फ़ोन आता है, तो आपको पता होगा, हमें पता है कि कई जगह से फ़ोन आता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कई लोगों को कि चेंज हुआ है सिम चेंज हुआ है, तो उनको पता चल गया, कई कॉल आने लग गए। तो ड्यूरिंग दैट कॉल एक बैंक, मतलब उन्होंने बताया कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, जो कॉलर था उन्होंने इनको बताया कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, मैं इस बैंक से कॉल कर रहा हूँ, सेड XYZ बैंक से मैं कॉल कर रहा हूँ, आप बताइए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ ट्रांजेक्शन कीजिए। तो ड्यूरिंग द डिस्कशन ये बंदे भाई साहब जो हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ जी, मैं तो इन्वेस्टमेंट बाद में करूँगा, अभी तो मेरा ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा। बस इतना क्लिक काफ़ी था, इतना इन्फॉर्मेशन उस बंदे के लिए काफ़ी था कि ये बंदा अब फ़ोन में उतना ज़्यादा सेवी नहीं है। उसको ये कैसे एक्सपेक्ट करता है नौसी। वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं तो बैंकिंग ऐप करवाता ही हूँ, मेरे बैंक के ऐप डाउनलोड कर रहे हैं आप, उसके बैंक, दोनों का सेम ही ऐप है, सिमिलर ऐप है, तो आप तो मेरे बैंक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप उसमें से कुछ ये OTP डाल दीजिए, ये लिंक डाल दीजिए, मैसेज में आपके पास आ रहा है, अब उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया भाई साहब ने, हमारे क्लाइंट ने, विद इन ए फ्रेगमेंट ऑफ सेकेंड उसकी इंटायर लाइफ सेविंग जितनी भी उसने अपने बैंक में करी थी। एक कॉमन मैन के पास कितना होता है बैंक में, कितना पैसा होता है? 30-40 लाख 50 लाख बस सारे सारे साफ हो गए एक सेकंड में, जीरो। सच इज द ग्रेविटी। क्योंकि तो साइबर लॉ और साइबर एप्स और ये डेटिंग एप्स और ये सब बैंकिंग एप्स,
ये सब आपके कन्वीनियंस के लिए है, और ये कन्वीनियंट है भी। बट जिसके लिए नहीं है कन्वीनियंट, और जिसके लिए जो यूज़ नहीं करना जानता उसको, उसके लिए ये ए डेथ फॉरेंट, आई वुड यूज दैट वर्ड, डेथ फॉरेंट। डेथ वारंट एक्चुअली है। आपने बताया किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की पूरे लाइफ की सेविंग चली गई, इट इज अ डेथ वारंट। किसी का करियर खत्म, किसी का करियर खत्म हो गया। सोचिए कितना ज्यादा खराब हो सकता है। ये बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। किसके लिए बुरा है ये मैंने आपको बता दिया, कई लोगों के लिए अच्छा भी है, हम लोग भी यूज करते हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, बाद में हो भी सकता है, वी नेवर नो। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ क्राइम इज ऑल्सो देयर, बोथ आर गोइंग पैरेलली। टेक्नोलॉजी सिर्फ एडवांस कर रहा है और क्राइम एडवांस नहीं कर रहा है, ये अगर आप सोच रहे हैं तो यू आर लिविंग इन एन अनदर वर्ल्ड। दोनों साथ। क्राइम भी एडवांस हो रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर जो साइबर क्राइम्स होते हैं यूथ के साथ, वो कहीं ना कहीं, जैसा आपने भी बात करा, इट इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, और some kind of exchange between the two genders. So इस कॉन्टेक्स्ट में what do we mean by the term digital consent? मैंने कहीं सुना, बट लीगली वो होता क्या है, कैसे हम समझें इसको? सी डिजिटल कंसेंट एक टर्म है विच इज नोवेयर डिफाइंड। व्हाट वी गैदर फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दैट मे बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड इन विद सम एग्जांपल्स। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसका ये है कि आप साहब एक अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, अपना वीडियो, एक रील शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो इन ए मैनर, conditions applicable, in a manner you are giving that person a right to use your photo, to use your video, to use it for another purpose also. Of course you cannot morph it, आप उसको कट या उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉर्फ का मतलब ये हो। तो आप उसको एक कंसेंट दे रहे हैं, आप परमिशन दे रहे हैं कि भाई ये देखो ये मेरी फोटो है, आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ओके, इम्प्लाइड परमिशन है। परमिशन है, दैट इज ए डिजिटल कंसेंट, दैट इज ए डिजिटल कंसेंट। आप फॉरवर्ड करो, आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दीज थिंग्स विच वी सी इन एवरी वीडियो। शेयर करो, सब्सक्राइब करो मीन्स व्हाट, यू अगर आप शेयर कर रहे हो किसी वीडियो को तो आप कंसेंट दे ही रहे हो ना उसको भाई। इन मैं आपको बहुत ही कॉमन टर्म में समझा रहा हूँ, मैं लीगली इन एडियोसिंक्रेसीज में नहीं जा रहा। आपको बहुत ही कॉमन टर्म में अगर समझाना चाहूँ किसी लॉ एस्पेरेंट्स को या फिर किसी बच्चे को, किसी अननोन लेमैन को, तो साहब आप अगर अपनी फोटो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं ऑन विथ ए राइडर दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, you are giving him the consent to use that photo against you or with you or for you. ओके, अगर सोशल मीडिया में किसी ने ऐसे ही कोई फोटो डाल दिया जी, और उसको डाउनलोड करके किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी थर्ड पर्सन को भेज दिया, तो उसमें भी उस फर्स्ट पर्सन का कंसेंट है? in a way yes, in a way yes, but very technicalities आप जाओगे तो without his permission आप नहीं कर सकते हो, this is written in law। बट कौन करता है, कहाँ वो एप्लीकेबल है, ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल है? ये साइबर लॉ बस बुक की बात हो गई। फिर तो बात हो गई। मैंने आज आपको शरद को एक फोटो भेजा कि ये देखो भाई मैं शादी में हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं कहीं पार्टी में हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, दीज थिंग्स। तो मैं आपको कंसेंट ही दे रहा हूँ ना भाई, आप देखो इसको, आप इसको लाइक करो, आप दूसरे अपने फ्रेंड को भी भेज सकते हो, ये देखो भाई मेरा फ्रेंड है कमलेश आनंद, उसने मेरे साथ ये शेयर किया, देखो कितनी अच्छी बैकग्राउंड है,
शिमला में ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है, नैनीताल में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खा रहे हैं, हम लोग भी चलेंगे। तो एक तरह से इम्प्लाइड परमिशन आपने दे दिया, मैंने आपको इम्प्लाइड परमिशन दे दिया साहब। सो दैट इज कंसेंट, दैट इज कंसेंट। इम्प्लाइड परमिशन मिल गया अगर शेयर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और आप उसे अपनी मर्जी से शेयर कर रहे हैं ना भाई। से कर रहे हैं। आपने उसमें साथ में ये भी तो नहीं लिखा कि डू नॉट शेयर। डू नॉट शेयर। तो इससे बचने का क्या रास्ता है? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहूँ, पर एज अ यंग पर्सन, बट मेरे फोटोज ऐसे रीशेयर ना हो, कोई तरीका? ये तो वही बात हो गई भाई, मैं पानी में जाऊं साहब, बट मैं गीला नहीं हूं। मैं नहाने जा रहा हूं, बट मैं बिना गीला हुए नहा लूं। यार लो, मतलब इसका कोई तरीका नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आप तरीका ही ढूंढना चाह रहे हैं, लीगल तरीका बच्चों को समझाने के लिए, मैं बस एक बात बोल देता हूँ कि अगर आप इस तरीके से कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट शेयर कर रहे हैं और आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई इसको शेयर करे, तो आप उसमें अ, एक ब्लॉक का इमेज लगा दीजिए कि इसको कोई ब्लॉक ना हो सके। आई डोंट नो वो होता है या नहीं। नहीं, नॉर्मल फोटो भी सोशल मीडिया पे अगर डाल रहे हैं अपना प्रोफाइल पिक्चर, सोशल मीडिया में तो हाँ डाल रहा है, तो प्रोफाइल पिक्चर फॉर एवरीबडी, व्यूइंग फॉर एवरीबडी है, या फिर व्यूइंग फॉर क्या है वो आजकल, बट उसमें बहुत ही टेक्निकल है, उसमें भी कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। होता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लोग। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सब चीज तो अब कहने की बातें रहेगी, इसे लॉ बुक्स में रखा रह गया, बट कुछ हुआ नहीं उसका। कुछ होता नहीं उससे। एक रियल केस पे बात करें कि अगर लेट अस सपोज हस्बैंड वाइफ हैं या दो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो उनकी कुछ फोटोज हैं या कोई कंटेंट है साथ में, एक बार उनका ब्रेकअप या डिवोर्स हो गया, उसके बाद जो पार्टनर है उस कंटेंट को गलत तरीके से किसी के साथ रीशेयर ना करे या उसको डिफेम करने के लिए यूज ना करे, राइट, तो इसको इंश्योर करने के लिए दूसरा पार्टनर क्या कर सकता है? दैट्स वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड वेरी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन एज वेल। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि जब कोई दो पर्सन रिलेशनशिप में होते हैं, कई सारे इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं, कई कैप्चर होते हैं, कई कैप्चर नहीं होते हैं। लोग आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि इंटीमेट मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको अपने लिए शेयर में कर लेते हैं, रख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। जब तक रिलेशनशिप है तब तक तो बहुत अच्छा सा, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, डिवोर्स हो गया, अब क्या करें? उस कंटेंट का क्या? वो कंटेंट तो सेव्ड है भाई साहब। अब तो वो लिटिगेशन में है, दोनों पर्सन एक दूसरे से मॉनेटरी क्लेम्स कर रहे हैं। अब तो दूसरा पर्सन उसको ऑफ कोर्स यूज करेगा, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़का यूज करता है लड़की के अगेंस्ट, क्योंकि लड़की की इज्जत ज्यादा होती है। लड़के, मैं ये जेंडर बाइस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट देन सोसाइटी कैसे सोचती है? सोसाइटी कैसे सोचती है, हम्म। एग्जैक्टली। और इन सब सर्कमस्टेंसेस में तो ऐसा होता है जनरली कि हमें एक्सप्लिसिटली ये बोलना चाहिए, हमें मीन्स द पर्सन हु इज ब्रेकिंग अप, द पर्सन हु इज टेकिंग डिवोर्स, द मोमेंट दे ब्रेक अप, द मोमेंट दे टेक डिवोर्स, उसी टाइम ये एग्रीमेंट बन जाना चाहिए रिटन में कि you will delete whatever contents you have in the cloud, in the storage, in the mobile, in the backup, in the external device, everywhere. From everywhere, you will delete it. And if it's not deleted, you will not share with any other person. ये राइडर देने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो नहीं करेगा शेयर। तो अब आप साहब एक काम कीजिए, अब आप अपने लॉयर के पास जाइए, आप लॉयर को बोलिए भाई साहब को एक लीगल नोटिस फॉर्मली दे दें कि ये अगर
मेरी फोटो लीक होती है या वीडियो लीक होती है तो आई विल चार्ज 50 lakhs 10 lakhs वॉट एवर जो आपको ठीक लगता है उस टाइम आप बोलिए अपने लॉयर को, वो अपना एक लीगल नोटिस भेजेंगे। इसी से थोड़ा सा सेव हो सकता है। दैट्स नॉट ए कंप्लीट फॉर्मूला फॉर सेविंग यू फ्रॉम मिसयूजिंग दैट कंटेंट, बट देन he will be under the threat, he will be under the pressure that this video he should not use, he should not share, he should not uh, transfer to any other person. एक डिटरेंट तो होगा कम से कम एक इससे। deterrent होगा, right? बाकी तो कुछ लोग तो फिर भी सनकी होते हैं, उनको फर्क पड़ता नहीं है। ईगो आ जाता है ना वहाँ पे कि भाई अब तो हो गया डिवोर्स, क्या कर लेगी वो मेरा, या क्या कर लेगा वो मेरा, अब तो मैं उसको पूरे धूल चटाऊंगी, वाट क्या टर्म है उसका, ना कुछ है चबवाना। करे तो वो करवाऊंगी अब। तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट ऐसा कुछ होता है तो वो इन्फोर्सेबल तो है। यस, एब्सोल्युटली एग्रीमेंट कर लें, उसके बाद भी अगर करता है तो आप उसको पेनल क्लॉजेस में डाल सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। एंड इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं लीगली सोचूं तो। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। फर्स्ट, सो देयर आर 2 स्टेजेस, मैं जो जवाब दिया 2 स्टेजेस। फर्स्ट, गेट इट रिमूव्ड, गेट इट डिलीटेड फ्रॉम एवरी सोर्सेस। सेकंड, एक आप लीगल नोटिस दे दीजिए, एक इंटीमेशन दे दीजिए इन एक्सप्लिसिटली सेइंग दैट कि भाई यू विल नॉट शेयर, एंड इफ यू शेयर, दैट इज थर्ड, इफ यू शेयर you will be liable for such much of penalty. लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कारण आजकल वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक्स Yes, बहुत बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या लीगल रिजॉर्ट है? एक कॉमन इंसान अपने आप को कैसे बचा सकता है इस डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग के ज़माने में? ये तो बहुत ही वेग टर्म है, मतलब देखते हैं। मैं आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल्दो दिस सब्जेक्ट इटसेल्फ इज वेरी वास्ट। कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर कहाँ तक जा रहा है ये इस स्टिल इवॉल्विंग। अभी तक इसका कोई न छोर पता चल रहा है, ना ठिकाना पता चल रहा है कहाँ पे जाके ये रुकेगा। अब तो इस इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग। तो इस एरा में जब वॉइस क्लोनिंग हो रही है, और वॉइस क्लोनिंग से ज़्यादा एक डीप फेक्स वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि कई सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस को मॉर्फ करके एआई के थ्रू इसको यूज़ किया गया है फॉर पब्लिसिटी और वॉट एवर, आई डोंट नो। इट्स वेरी, तो एक कॉमन मैन के लिए उसकी कोई राइट्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक सेलिब्रिटी अपने पर्सनैलिटी राइट्स ले सकते हैं, आपने देखा भी होगा दिल्ली हाई कोर्ट में अभी एक फेमस परिवार ने, कई लोगों ने, इवन द बुक बिहाइंड यू, डेथ बाय सदगुरु, दिस Sadhguru has also taken his personality right from Delhi High Court. You might be knowing that. So personality right is what? This one thing. That his personality, that his photos, that his voice, that his pictures will not be used for commercial purpose. This is personality right. तो this is personality right. उन्होंने एक इंजंक्शन ले लिया against all the persons, against unknown persons, against all those person who will be using his voice or using his जैसे उनके लेक्चर्स, सदगुरु के लेक्चर्स काफ़ी हैं, तो उसके कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर चाहूँ तो सदगुरु के किसी क्लिप को काट करके अपने वीडियोस में डाल दूं और उसको यूज़ करूं, नहीं, क्योंकि उन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स ले रखे हैं। अब ये तो हो गई साहब फेमस पर्सनैलिटीज की, सेलिब्रिटीज की। कॉमन मैन क्या करेगा? कॉमन मैन की कोई इज्जत नहीं है क्या? उसकी भी तो राइट्स हैं भाई।
वो क्या करेगा? तो इससे बचने के लिए साहब उनको तो पहले इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर उनकी वॉइस चली गई, उनकी फ़ोटो चली गई, उसको यूज़ कर रहा है कोई, वो खुद ही ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इट्स इतना लार्ज वॉल्यूम है इस सोशल मीडियाज का, इस वीडियोस का, इस शॉर्ट्स का, कैनॉट ट्रैक कहाँ पे उसका फोटो यूज हो रहा है। बट फिर भी उसके राइट्स तो हैं, अब वो इन्फ्रिंजमेंट के लिए अपना वो ले लें, पर्सनैलिटी राइट्स अपने ले लें। कुछ भी भाई, पर्सनैलिटी राइट उसकी 50,000 रुपए की भी हो तो है तो सही, उसकी भी तो राइट्स हैं। तो इसका तरीका क्या है पर्सनल राइट्स लेने का? एक आपको सेफ केस डालना पड़ेगा, establishing that you have certain rights, you have certain tendencies, you have certain mode of actions, तो उसको preserve करने के लिए that this my right should not be used by any other person for commercial nature or for any other purpose, or your photos or your videos, your face cannot be used for any other thing, for using it in a video or in a photos, you cannot. सो इसके लिए आपको एक केस डालना पड़े। और ये केस हाई कोर्ट में ही होता है या उसके नीचे के कोर्ट्स भी में भी हो सकता है? सो इट्स अ टेक्निकल थिंग। मैं लीगल एस्पिरेंट्स को ये बता देना चाहता हूँ कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन लॉ, ये ट्रायल कोर्ट भी कर सकती है, नीचे की कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ हाउ बिग यू आर, योर पर्सनैलिटी इज, हाउ बिग यू मेजर योर सेल्फ, उस पर डिपेंड करेगा। यस। get yourself an advice from a legal person, and he will advise you for how you can take this personality rights. तो ये बहुत अच्छी बात बताई, इवन आई वाज नॉट नोइंग कि कोई इंसान पर्सनालिटी राइट ले सकता है अपने पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी, अपने बिल्कुल, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, बहुत लोग ले रहे हैं, बिकॉज उनको अब ये समझ में आ गया है, कई सेलिब्रिटीज को समझ में ये आ गया है कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी वॉइस को प्रोटेक्ट करना है, या अपने फोटोज को मिसयूज होने से प्रोटेक्ट करना है, तो भाई पर्सनैलिटी राइट्स पहले से लेके रख लो ताकि उसको मिसयूज ना कर सके। अगर मिसयूज कर लिया तो उसके बाद डैमेजेस कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट क्यों मिसयूज करने देना? डिटरेंट अगेन। डेटरेंट अगेन। क्या अभी जो लॉज हैं हमारे, दे आर मेड फॉर एआई रिलेटेड क्राइम्स, क्या उसके लिए उसको डील करने के कैपेबल है? See, AI related crime is nothing other than the cyber crimes. So AI related crime is also a cyber crime. और of course as we think, I think कि हाँ काफ़ी कुछ है, कवर्ड है, 90% थिंग्स आर कवर्ड, जो नए नए थिंग्स इवॉल्व हो रहे हैं। बट हाँ, यस, मैं एग्री करता हूँ इस पॉइंट से कि द पनिशमेंट आर वेरी लाइट, वेरी लाइट, और जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं वो 1,00,000-2,00,000 रुपए में सेटल हो गया बस। ये क्लॉजेस वो 2000 के एराज के हैं, इट्स नॉट ऑफ 2025 एरा। सो गवर्नमेंट मस्ट थिंक फॉर enhancing those penalties, ताकि लोग those penalties, because you see, आप एक इन्फ्रिंजर कितना कमा सकता है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और उसको 1,00,000 रुपए पनिशमेंट लेके वो तो खुशी खुशी दे देगा। बड़े बड़े आराम से बोला ठीक है एक बार और कर लेते हैं। मैं 10 करोड़ कमाना हूँ, 1 लाख देना है, कौन सी बड़ी बात है? That's what I mean to say. So एक तो उस पे मेरे को हमें लगता है कि काम करना चाहिए। एक चीज तो बड़ी होती है ना, मैं अपने कॉलेज में था, मेरा फोन खो गया, चोरी हो गया पता नहीं, पर मैं कॉलेज में था, मेरा फोन आई थिंक चोरी हो गया। मैं गया थाने एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, पुलिस ने बोला हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, फोन हुआ है, आप एक बेसिक एप्लीकेशन लिखो और बस वो आपके काम आ जाएगा, सिम कार्ड अपना इशू करा लोगे, हम एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो मुझे ये समझता है पुलिस एफआईआर लिखती क्यों नहीं है, पहली बार। दूसरी बार अगर मुझे एफआईआर लिखवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एज अ कॉमन सिटीजन?
देखिए साहब, पुलिस तो इसलिए नहीं लिखती क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब एक फ़ोन आपके लिए 20,000 का है, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसमें आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग डेटाज हैं, पर्सनल फोटोज़ हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन पुलिस के लिए कुछ नहीं है। पुलिस के लिए उस ये एक ये सिंपल सा केस है चोरी का, जिसमें उसको पूरा एफआईआर लिखनी होगी, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, चार्जशीट दाखिल करनी होगी, ऑफेंडर को पकड़ना होगा, 10 जगह पुलिस को जाना होगा इसको ट्रैक करने के लिए। तो इट्स एक बहुत ज़्यादा उनके लिए वर्क है। उस वर्क को ना करने के लिए शरद आई वुड से वो बोलती है कि भाई आप ये मत लिखिए कि हमारी फ़ोन चोरी हो गई, खो गई है। आप लिखिए साहब कि हमारी फ़ोन खो गई है, मिसप्लेस हो गई है, दे यूज़ दैट वर्ड, मिसप्लेस्ड। तो अब साहब आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए एक वर्कलोड का ज़रिया बन जाएगा। फिर भी मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी फ़ोन रियल में चोरी हुई है, आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। चोरी होना इज़ एन ऑफेंस, चोरी करना इज़ एन ऑफेंस, चोरी होना इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस फॉर विच यू कैन गेट एन एफआईआर रजिस्टर्ड। एंड अगर पुलिस नहीं करती है तो आप उसके लिए एक सिंपल सी 175 की एप्लीकेशन बनाइए, अपने लॉयर से मिलिए, वो 2 मिनट में आपकी एफआईआर रजिस्टर करवा देगी। सो अगर एफआईआर रजिस्टर कराना है एज ए कॉमन सिटीजन को तो कोर्ट के थ्रू, तो वो प्रोसेस क्या बहुत मुश्किल है या आसान ही कहलाए? जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं चोरी की, चोरी एक ऑफेंस है जिसमें एफआईआर बनती है, जजमेंट भी है कई सारे, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि अगर ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो यू मस्ट हैव टू रजिस्टर एन एफआईआर। मस्ट वर्ड है, मस्ट। यस। बट देन अगर फिर भी नहीं मानती है पुलिस, एज वी आपके केस में भी हुआ और हम लोग सबके साथ होता है, फोन चोरी इज ए कॉमन थिंग, पुलिस नहीं करती रजिस्टर एफआईआर, तो आप एक एप्लीकेशन डालिए अपने लॉयर के थ्रू इन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अंडर 175 BNSS। तो उसमें आपको एफआईआर लिखने की परमिशन, डायरेक्शन मिल जाएगी। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट द पुलिस to get the FIR registered and then investigation will commence. So investigation will commence after registration of FIR. एफआईआर FIR is not a thing जिसमें आप पूरा इन्वेस्टिगेशन लिखें कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। It's just a gist of what has happened with you. और FIR लिखने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन चालू हो सकता है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन हो, उससे पहले नहीं करती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यही करती है, और ना कर भी नहीं सकती। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, हम्म। एज पर ललिता कुमारी जजमेंट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती इंक्वायरी कर सकते। है। द वर्ड यूज इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन विल ओनली बिगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड that is why it is mandatory to register एफआईआर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने व्यूअर्स को दिया कि एफआईआर पुलिस के लिए रजिस्टर करना मैंडेटरी है किसी भी क्राइम में, चाहे वो क्राइम कितना ही छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल। और अगर एफआईआर रजिस्टर करने से पुलिस मना करती है तो आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके रजिस्टर करा सकते हो। कौन से ऐसे कॉमन लॉज हैं जो आपके हिसाब से हर सिटीजन को, एवरी 18-year-old यंग पर्सन जो अभी वोटिंग एज में गया है, उसका पता होने चाहिए? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आप साहब घर पे सोए हुए हैं आराम से, लेकिन आपका पड़ोसी डीजे बजा रहा है बहुत शोरों शोरों से। भाई साहब के घर पे शादी है, पार्टी है, क्यों नहीं बजाए? बट क्यों नहीं बजाए? देयर इज ए लॉ, देयर इज ए लॉ। क्या है ये लॉ? आप 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते इन एन ओपन एरिया, और 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते, वो भी आप एक लिमिट फिक्स्ड है।
डेसिबल की कोई लिमिट होगी। बिल्कुल। मेरे को वो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट देयर इज अ लिमिट। और अगर ये फिर भी कंटिन्यू करता है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वो जो डीजे वालू बाबू हैं, हम्म। उनको भी जेल हो सकती है। उनका वो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो सारा जब्त हो सकता है। देयर इज अ लॉ। देयर इज ए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के थ्रू ही एक लेटर गया हुआ है टू ऑल दोज डीसीपी एसीपीज कि अगर इस तरह का वायलेशंस होता है तो आप इन्फ्रिंजर को, जो डीजे हैं उनके वाले को, या फिर जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उसको आप एक तो उसका इक्विपमेंट वो कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, प्लस उसको पेनल्टी भी लगा सकते हैं हैवी। इट मे बी मोर देन 1 लाख। तो ये लॉ सिर्फ दिल्ली के लिए है या सारे स्टेट्स में मोर और लेस है ऐसे लॉज? या सी दिल्ली में तो है ही, सारे स्टेट में भी है शायद, ऑलमोस्ट हर स्टेट में भी है। उत्तर प्रदेश में भी है, इतना मुझे पता है, बिकॉज आई लिव इन गाजियाबाद, तो वहाँ तो है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अ, हर लड़के को, हर बच्चों को, हर बच्चियों को आजकल स्कूटी चलाने का, बुलेट चलाने का बड़ा शौक हो गया। साहब उनको ये नहीं पता कि बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। वो लाइसेंस की एज आपकी 18 है। स्कूटी के लिए भी। अपने बच्चों को मना कीजिए अगर वो चला रहे हैं तो। मैं देखता हूँ मेरे एरिया में बहुत बच्चे चला रहे होते, मैं उनके पेरेंट को बताता हूँ। तो एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग दिस मस्ट नो दैट लीगल एज इज 18 टू ड्राइव, नॉट बिफोर दैट। थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो बच्चे आजकल नशे कर रहे हैं, नशा तो खैर बड़ी चीज़ है, उसके लिए तो कोई लिमिट है नहीं है, एज की लिमिट कोई भी एज पे नहीं करना चाहिए। बट देन अगर आपकी इतनी ही ओपन सोसाइटी है, ओपन ये है, तो आप उसका भी एज जान लीजिए। दिल्ली के अंदर आप 25 साल से पहले शराब नहीं पी सकते। मार्केट, 25 साल से पहले शराब पीना इज एन ऑफेंस। जो बेच रहा है उसके लिए भी पनिशमेंट है, और जो पी रहा है उसके लिए तो है ही है। दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन है, 21 साल। यूपी के अंदर 21 साल है। गाजियाबाद, फरीदाबाद में 21 साल है। नोएडा में 21 साल है। तो आप जान लीजिए, अपने बच्चों को रोकिए, अपने रिलेटिव्स को रोकिए, और खुद को भी रोकिए जब तक आप इस एज को नहीं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, शायद मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके व्यूअर्स काफ़ी यंग हैं। देयर इज ए टर्म कॉल्ड कंसेंट, वेरी सीरियस इशू। दोज किड्स मस्ट नो व्हाट डज इट मीन। आप गूगल कीजिए, आप पता कीजिए कंसेंट क्या होता है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ बिकॉज टाइम की कमी भी है, बट एक टर्म है कंसेंट, उस पे आप चलिए, उसको आप फॉलो कीजिए। अगर कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट, दैट इज इलीगल। और कंसेंट has been obtained, if the consent has been obtained by fraud or coercion or force, then that consent becomes invalid. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कभी और लंबी डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि इस पे आप गौर कीजिए और इसको ध्यान में रखिए कि कंसेंट होना चाहिए आपके किसी भी एक्ट के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सेक्सुअली, किसी भी एक्ट में आपका कंसेंट जरूरी है इफ यू आर एन एडल्ट। मतलब सामने वाले का कंसेंट, अगर दो लोग मिलकर किसी भी एक्ट को अंजाम दे तो सामने वाले का भी कंसेंट जरूरी है। बिल्कुल, कंसेंट होना जरूरी है। सो एक और चीज़ अगर आप मेंशन करें कि 18 ईयर के कम एज का कोई बच्चा है, तो कंसेंट अगर वो दे भी रहा है तो उनके पेरेंट का कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है, उनका कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखिए, ऑफेंसेस की कैटेगरी में अगर जाएं हम, तो 18 ईयर से नीचे के बच्चे का कंसेंट या नो कंसेंट, इट डजेंट मैटर। द ऑफेंडर्स विल बी अंडर, if it's a sexual offense, then there is an act called POCSO Act, Prevention of Sexual Offenses Against the Child.
तो उसके अंदर ही विल बी, अगर इट्स ए नॉर्मल एक्ट लाइक आप किस बच्चे से कुछ काम कराना चाह रहे हैं तो उसकी कैटेगराइजेशन है वो काम भी बच्चा नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा. सो बच्चा का कंसेंट या नो कंसेंट इज मतलब ऐसा नहीं है कि वो इमेटेरियल है. ओके. बच्चा का कंसेंट भी मटेरियल है, बिल्कुल मटेरियल है. मटेरियल है. हाँ, आप बच्चे से काम अगर करवा रहे हैं तो आप उसके फादर से परमिशन लेंगे, उसके पेरेंट्स से, गार्जियन से परमिशन. हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ दैट? बच्चा अगर कंसेंट दे रहा है तो शायद फिर भी पेरेंट की कंसेंट जरूरी है, आई थिंक. यस. सर, अब हम अपने सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे चलेंगे, विच इज़ आवर रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे एक सेंटेंस या एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप एक वर्ड या कुछ वर्ड्स में उसके आंसर्स देंगे. आई विल ट्राई, आई विल ट्राई डेफिनेटली. चलो. तो पहला, एक लीगल मिथ जो इंडियंस ब्लाइंडली बिलीव करते हैं. दैट्स अ डिजिटल अरेस्ट. वो आजकल लोगों को बड़ा थ्रेट है उसके. कुछ नहीं होता भाई साहब, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता. लोग जो आपको बना रहे हैं वो मूर्ख बना रहे हैं. आप बेखौफ हो गए. उनकी बात मत सुनो जो बोलते हैं कि आप अरेस्ट हो गए डिजिटली. बिल्कुल मत सुनो और उनको गालियां दो. अच्छा तुम मेरे को डिजिटल अरेस्ट, तो सर, मैं बताता हूँ. एक साइबर हैबिट जो किसी इंसान की जिंदगी बचा सकता है. शरद देखो, हैबिट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एक हैबिट है लोगों में कि वो साइबर मतलब सोशल मीडिया में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं. वो आई थिंक वो ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. आप मिलिए, बातें कीजिए, पहले पर्सनल को जानिए, पर्सनैलिटी को जानिए, उसको समझिए, देखिए, तब जाके ट्रस्ट करना शुरू कीजिए. आप अभी मैंने एग्जांपल दिया आपके माध्यम से, आप पहले इसके 10 मिनट पहले का पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक ब्लाइंड ट्रस्ट के कारण किसी की लाइफ बर्बाद हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी के पैसे चले गए. ट्रस्ट वो मत करो. ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. एक ऐसे कैटेगरी का केस जो आप नहीं चाहते थे कि आपके पास आए पर फिर भी आ गया. किसी मैं एक्चुअल में मैट्रिमोनियल ऑफेंस नहीं करना चाहता, बट आते रहते हैं बिकॉज मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस आर सो मच लाइक फैमिली डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड वाइफ. और मैं बिल्कुल ही एक केस जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ वो है कस्टडी रिलेटेड केसेस. बच्चे की लाइफ के लिए सब लड़ते रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ का इक्वल क्लेम है और बच्चे को दोनों रखना चाहते हैं. उसके बीच में बच्चा पिस जाता है. मेरे को बहुत बुरा लगता है उस तरह के केसेस में अपियर होना, उस तरह के केसेस को आर्ग्यू करना, उस तरह के केस को डील करना. आई डोंट लाइक इट. ऑल्दो बीइंग ए प्रोफेशनल, आई शुड नॉट एंड आई डू नॉट डिनाई इट, बट आई पर्सनली आई फील दैट अब मेरे को मजा नहीं आता उसको. मजा नहीं आता. केस शायद बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है. बिल्कुल केस. एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि हर स्कूल इंडिया में अपने करिकुलम में डाले. एक ऐसी चीज तो वो है साइबर बिहेवियर. तो वो क्या होता है साइबर बिहेवियर? क्या आपको पता है कि पासवर्ड्स कैसे डालते हैं? आपको याद नहीं रहता तो कैसे सेफ पासवर्ड बनाते हैं? एक तो ये हो गया. दूसरा, आप ऐसे जेन्युइनली ऐसे ही विदाउट एनी किसी के जाने बिना आपको फोटो शेयर करते रहते हैं, वो करते रहते हैं. दीज थिंग्स शुड बी विद इन ए सम ब्रैकेट्स, विद इन सम कन्फाइंड. वो लोगों को पता नहीं है इसलिए नहीं करते, इसलिए वो करते हुए हैं इसलिए नहीं करते. कुछ भी शेयर कर रहे हैं, जय श्री राम बोलो नहीं तो ये हो जाएगा. ये मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट गेट ऑफेंडेड. अगर इस फोटो को नहीं लाइक किया तो हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे. व्हाट इज दिस? वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए जो लोगों में, सिंस वो बच्चे बचपन से उनको पता नहीं है कि कैसे यूज करना है मोबाइल फोन और क्यों यूज करना है. जब जरूरत हो तब यूज करो ना भाई. क्यों हनुमान जी को पीछे लगाए रखे हो और उसको प्रमोट कर रहे हो? हनुमान जी भी सोचते होंगे यार मेरे को बड़ा अच्छा वक्त मिला है, मेरे को प्रमोट करे जा रहा है, लाइक नहीं करेगा तो मेरे को, मैं गुस्सा हो जाऊंगा उस बंदे से. ये सब दीज फनी थिंग्स. तो मैं ये चाहता हूँ कि नॉट इन एवरी क्लास बट एक किसी सर्टेन एज में आके उनको बता दिया जाए
कि भैया ये सब चीज इस तरह से करी जाती है, मोबाइल सेट इस तरह से किया जाता है, लैपटॉप को इस तरह से यूज किया जाता है, इसको इस तरह का कोई मैसेज को फॉरवर्ड करना इज एन ऑफेंस। कुछ मैसेज को अगर कोई इंटाइस कर रहा है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रबल कर रहा है, तो दैट इज एन ऑफेंस। वो पता नहीं है लोगों को, साइबर क्राइम्स आर नॉट एट ऑल नोन टू मैनी पीपल। वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हैं और लोग चल रहा है, बिकॉज इसका कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। दैट्स व्हाट इट्स गोइंग। तो अगर बच्चों में शुरू से ही इनकलकेट किया जाए कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज एन ऑफेंस, तो ऑफ कोर्स चेंज आएगा। आई फर्मली बिलीव सो। तो सर ने आज काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें बताई जो लीगली, लॉजिकली एंड सोसाइटी के हिसाब से भी अवेयर रहने की ज़रूरत है जिनके बारे में। सो थैंक you so much, sir, for your time. Thank you, Sharad. Thank you very much. And I'm sure the viewers would gain a lot of information and actual experiential information. वो तो व्यूअर ही बताएंगे, अब वो शेयर करके बताएं या फिर अपने नोट्स में बताएं, अपने कमेंट्स में बताएं, तभी पता चलेगा हमें क्या उनको कैसा लगा। कैसा लगा। एंड आपको आपके और भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू सोसाइटी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. सर वुड बी ग्लैड टू आंसर देम फॉर यू. डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच शरद, थैंक यू वेरी मच.